नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति के अंतर्गत विवर्तन सीमा एवं विभेदन का अध्ययन करेंगे। विवर्तन सीमा। विवर्तन की उपरोक्त विवेचना से हम यह स्पष्ट कर सके हैं कि अवरोध का आकार लगभग 0.1 से 0.μ सेंटीमीटर की कोटि का होना चाहिए। इस शर्त के आधार पर सूक्ष्म आकार के दो अवरोधकों में विभेद करने की क्षमता ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए इसको इस तरह से बनाया गया है, 1 और 2, 1 से आने वाला प्रकाश और 2 से आने वाला। ये एक पर्दे पर ये x और y, x y ये पर्दा है, इस पर गिरते हैं ये दोनों। दोबारा देखें इसको, ये एक स्लिट है यहाँ पर दो प्रकाश स्रोत हैं। एक से प्रकाश इधर गिरा, दूसरे से प्रकाश इधर। ये x y एक पर्दा है। इस पर्दे पर इस तरह से दो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हो रही है। इनके बीच ये कोण है, ये कोण इसके बीच का है, दोनों प्रकाश स्रोत के बीच का। तो यहाँ पर दो स्रोत हैं, 1 और 2। इनसे निकलने वाला प्रकाश एक स्लिट पर से गुजरता है। ये स्लिट है, इसमें से गुजर रहा है ये प्रकाश इस तरह से। स्रोतों के मध्य दूरी इतनी है कि आपतित तरंगाग्र जो है एक समतल तरंगाग्र की तरह से कार्य कर रही है। स्लिट पर अलग अलग कोणों से आ रहा है ये प्रकाश। ये कोण है इन दोनों के मध्य का। स्रोतों में कला संवदता नहीं है, अतः सतत व्यतिकरण प्रारूप प्रदर्शित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप पर्दे x y पर अलग अलग बिंदुओं पर दो केंद्रीय उच्चिष्ट, एक उच्चिष्ट यहाँ प्राप्त हुआ हमें और एक उच्चिष्ट, इस प्रकार दो उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। दो उच्चिष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं जब दोनों स्रोतों के मध्य कोणीय दूरी पर्याप्त है। कुल तीव्रता का मान प्रत्येक स्रोत की तीव्रता के योग के तुल्य होगा, क्योंकि स्रोत में कला संवदता नहीं है, जिसे कि हम इसके द्वारा देख सकते हैं। यहाँ बता रखा है पूर्ण विभेदित हो रहा है। अब यदि पहले उच्चिष्ट का मध्य बिंदु समीपस्थ उच्चिष्ट के निम्नतम बिंदु से मिल जाए, जैसा कि ऐसे मिला दें इसको, मिल जाए तो इस स्थिति में चित्र जो है आप देख रहे हो 6.26 का B है, जैसे ऐसा हमें दिखाई देगा। इस अवस्था में भी दो समीपस्थ उच्चिष्टों में विभेद किया जा सकता है। विभेदन की इस दशा को रेले की कसौटी कहते हैं। यहाँ पर पूर्ण विभेदन है, लेकिन विभेदन यहाँ भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं रेले की कसौटी। इधर हम नीचे फिर एक चित्र देख रहे हैं, ये वाला। इसमें हम देखते हैं, इसके अनुसार अब दो स्रोतों के मध्य कोणीय दूरी हमने क्या कर दी, घटा दी। ये कोणीय दूरी हमने कम कर दी। कम करने पर दोनों उच्चिष्ट निकट आने लगते हैं। विवर्तन की गणितीय व्याख्या करके हम पाते हैं कि जिस कोणीय स्थिति में रेले कसौटी संतुष्ट होती है वह है साइन थीटा बराबर λ/a। a जो है वह स्लिट की चौड़ाई है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है एवं थीटा से दोनों स्रोतों के मध्य के कोण हैं। थीटा दोनों स्रोतों के मध्य का कोण है। यहाँ पर थीटा हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर λ/a, या थीटा बराबर लिख सकते हैं λ/a। थीटा के बहुत कम मान के लिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम। अतः दो उच्चिष्टों को अलग अलग देखने के लिए आवश्यक है कि थीटा बराबर λ/a हो। यदि अवरोधक आयताकार स्लिटनुमा नहीं होकर वर्तुलाकार होगा तो यहाँ पर जो थीटा बराबर ये आ जाएगा, इसका मान फिर हमें ये रखना पड़ेगा 1.22 λ/d। यहाँ पर d जो है वह वर्तुलाकार अवरोध का व्यास है।
अब हम आगे अध्ययन करते हैं प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंग किसे कहते हैं? जैसा कि हमें मालूम है, प्रकाश तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंग की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह निर्वात में भी गतिमान है, इसलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। इनके गुण निम्न हैं। पहला, प्रकाश तरंगों का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा, चूंकि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अतः इनकी उत्पत्ति का कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र जनित विक्षोभ ही होता है। अतः इनकी उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? या तो चुंबकीय क्षेत्र होगा या फिर विद्युत क्षेत्र। फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगों का आयाम संबद्ध विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पर E बराबर CB, E भी विद्युत सदिश है और B भी। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश तरंगों में E विद्युत क्षेत्र और B चुंबकीय क्षेत्र एक ही कला में होते हैं, लेकिन स्थिति आकाश में ये परस्पर लंबवत होते हैं। अतएव इनकी प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ। 6.28 के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं, ये इस चित्र के अनुसार हम क्या मानते हैं? यहाँ पर x दिशा में अग्रसर विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी दिशा में चल रही हैं? ये x दिशा में। यहाँ पर E और B, ये E है और ये B है, एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत। फोर्थ पॉइंट, E और B घटक तरंगों की गति की दिशा में लंबवत कंपन करता है। अतः E सदिश या B सदिश के कंपन की दिशा गति के लंबवत स्थिति समतल में कही जा सकती है। तरंग को संपूर्ण विवरण के लिए E के कंपन की दिशा निर्देशित करना आवश्यक है। इस निर्देशन को ध्रुवण के माध्यम से करते हैं। ध्रुवण विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति का परिणाम है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी अनुप्रस्थ हैं, इसीलिए इनमें ध्रुवण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं E की दिशा y अक्ष की तरफ है। E की दिशा कहाँ है? y अक्ष की तरफ है। विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण की दिशा भी y अक्ष ही होगी। जिस दिशा में ये गति कर रही है उसी में y दिशा में ही ध्रुवण की दिशा होगी। ये है, C बता रखा है, ये ध्रुवण की दिशा है। यह संपूर्ण भौतिकी समुदाय का प्रचलन है, जो कि भौतिकी की मानक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब आता है रेडियो, दूरदर्शन एवं संचार के अन्य माध्यम साधनों में संकेतों का आदान प्रदान विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही होता है। इन तरंगों का एक निश्चित ध्रुवण होता है, जिसका निर्धारण भौतिकी के सिद्धांत एवं एंटीना की विभूषा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित होते हैं। अध्रुवित से तात्पर्य ये है, उत्सर्जित प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की दिशा कोई विशेष न होकर रैंडम यादृच्छिक होती है। ऐसी स्थिति में ध्रुवण की विशेष दिशा प्रदान नहीं की जा सकती है। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवर्ती तरंगदैर्ध्य के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है, ये वाला वर्णक्रम के अनुसार आप देखिए। रेडियो दूरदर्शन तरंग दिखा रखी हैं, फिर ये सूक्ष्म तरंग हैं, फिर पराबैंगनी हैं, फिर अवरक्त हैं, फिर एक्स किरणें हैं, और बीच में इसमें प्रकाश तरंगे यहाँ बीच में हैं। तो यहाँ पर 1 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों को क्या कहा गया? रेडियो तरंगे, क्योंकि इनका प्रयोग रेडियो में प्रयुक्त संकेतों के संचरण में किया जाता है। दूसरी आती हैं यहाँ पर 10⁻6 यानी कि 10⁸8 हर्ट्ज की होती हैं। रसोई घर में जो काम आता है, माइक्रोवेव, राडार,
सेल फोन। इसमें जो तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं वो लगभग 10⁹ हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। कितनी होती हैं वो? 10⁹ हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, जिन्हें सूक्ष्म तरंगें कहा जाता है। अब इसके बाद आती हैं दृश्य तरंगों के, सूक्ष्म तरंगों और दृश्य तरंगों के बीच में, यानी कि ये सूक्ष्म तरंगे हैं, यहाँ पर देखिए आप, और ये हैं इसके पास में ही दृश्य तरंगे बता दी। इन दोनों के बीच में जो तरंगे आती हैं उन्हें अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, अवरक्त तरंगे कहते हैं, जिनकी हर्ट्ज जो होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻15 हर्ट्ज के बीच में परास होती है। सामान्यतः गर्म वस्तुएं जिन विकिरण तरंगों को उत्सर्जित करती हैं वह इसी वर्ग में आती हैं। अवरक्त कैमरों द्वारा रात में विचरण करने वाले व्यक्तियों एवं जानवरों की तापीय प्रतिबिंबों के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है। लगभग 10⁻15 हर्ट्ज की तरंग धैर्य 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर की परास में होती हैं। इन्हें दृश्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य की आँखें इन तरंगों को संसूचित कर सकती हैं। विभिन्न तरंग धैर्यों की तरंगे जिन्हें आँख विभेदित कर सकती हैं उन्हें हम रंग कहते हैं। अतः प्रत्येक रंग से संबद्ध एक तरंग होती है। हम जानते हैं यहाँ पर दृश्य जो प्रकाश होता है इसमें अलग अलग रंग होते हैं। उसमें हम देखें तो एक तो लाल रंग है और एक है बैंगनी रंग। लाल रंग की आवृत्ति जो है वह न्यूनतम होती है और बैंगनी की अधिक, यानी कि लाल रंग की तरंग धैर्य ज़्यादा होती है, इसीलिए लाल रंग के सिग्नल बनाए जाते हैं ताकि हमें दूर से ही दिखाई दें। क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वह आसानी से जल्दी हमारी आँखों तक पहुँचते हैं। इसके बाद आता है दृश्य तरंगों से परे पराबैंगनी तरंगें आती हैं। इन्हीं किरणों से त्वचा जलती है। विशेष परिस्थितियों में त्वचा कैंसर का कारण बन जाती हैं। इन तरंगों को रोकने के लिए सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए ओजोन गैस का आवरण प्रदान किया है। हमारे ओजोन परत होती है जो इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। इनसे आगे उच्च विभेदन क्षमता वाली एक्स किरणें, गामा किरणें चिकित्सीय अन्वेषण में काम में आती हैं। उपरोक्त सभी तरंगे मौलिक रूप से समान हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। सभी प्रकाश वेग से गति करती हैं और प्रकाश वेग दृश्य तरंगों का ही निर्वात में वेग है। सभी तरंगों में विद्युत और चुंबकीय घटक होते हैं। इनका वर्गीकरण एवं नामकरण केवल सुविधा के लिए किया गया है। विभिन्न वर्गों के मध्य किसी प्रकार का आवर्ती अंतराल नहीं है एवं संपूर्ण वर्ण क्रम सतत आवर्ती या सतत तरंग धैर्य से आंका जाता है। धन्यवाद। हमारा ये लेसन पूरा होता है।